बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक नया शोशा छोड़ा गया है पाकिस्तान के अंदर, और ये शोशा इमरान खान के मुतबादिल के तौर पे छोड़ा गया है। ये छोड़ने वाले की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है और क्या इस शोशे के ऊपर बिलीव हो सकता है? करना ना करना एक अलग बात है, मगर क्या इसके ऊपर बिलीव हो सकता है? ये आज के इस व्लॉग में इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोहाट के जो मनाजिर हैं, कोहाट के हवाले से कुछ और भी अहम तफसील है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसा आदमी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, मगर उस आदमी का ये ख्याल है और ये कहना है कि अगर उसे किसी अदालत में इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए बुलाया जाता है तो वो साफ इनकारी है। और ये बात किसी ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं हुई, बल्कि ये अवामी इज्तिमा के अंदर गुफ्तगू की गई है, एक सेरेमनी के अंदर गुफ्तगू की गई है। ये सियासतदान कौन है, इसका इमरान खान से कैसा ताल्लुक रहा है माजी में, और इसकी पीटीआई से जाने की वजह क्या थी, ये आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा छोटी छोटी जलसियां भी एक दो जगहों पर हो रही हैं, कुछ तफसील उनके हवाले से भी होगी। सबसे पहले तो ये बता दें कि इमरान रियाज खान का एक पॉडकास्ट आ रहा है, और उस पॉडकास्ट में मियां अली इशफाक, जो कि उनके वकील भी हैं, उनके वो अपना भाई भी उसको कहते हैं, बड़ा अच्छा दोस्त भी कहते हैं, तो मियां अली इशफाक जो हैं वो इस पॉडकास्ट में बतौर एक मेजबान इमरान रियाज से सवालात करेंगे। एक लंदन से बैठ के, दूर से बैठ के एक शोशा छोड़ा गया है। उस शोशे के ख्याल में इमरान रियाज को मुतबादिल बनाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान की, और ये कहा जा रहा है कि मियां अली इशफाक आईएसआई के टाउट है। ये बात की गई है, ये बात करने वाला है आदिल राजा, जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान से बाहर बैठ के वो जो उनका दिल चाहता है वो कहते हैं, आजादाना हैसियत में जो दिल करता है उनका कहते हैं। कई दफा वो किसी दूसरे शख्स के साथ भी बैठते हैं और अपना व्लॉग करते हैं और उनके साथ सवाल जवाब का एक सेशन करते हैं। मसला ये है कि आदिल राजा ने इमरान रियाज के ऊपर तो नहीं, अली इशफाक के ऊपर तनकीद क्यों की गई? पाकिस्तान की एक तारीख है। पाकिस्तान की तारीख ये है कि जो लोग लापता हो जाते हैं उनका सुराग नहीं लगाया जा सकता, या लगता ही नहीं है, या कोई दिलचस्पी नहीं शो की जाती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, हमें पता है इन एग्जांपल्स का। कई सहाफ़ी उठा लिए गए, कई कई जिगरगोशे लापता हैं, बहुत सारे मसले हैं। लापता अफराद का मसला हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान के अंदर फिर ज़ेर बहस आता है, और वो लोग कभी भी बाजियाब नहीं होते, उनकी कोई खैर खबर नहीं मिलती, सालों गुजर जाते हैं। इमरान रियाज वो अपनी नौयत का एक ऐसा वाहिद केस है जो कि उठा लिए गए, और कहीं नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि इमरान रियाज को कहाँ रखा गया है। और कई महीने के बाद इमरान रियाज मंजर आम पर आए, वो अपने घर के बाहर उनको छोड़ा गया और वहां से वो अपने घर में गए। ये एक स्टोरी है, और इसीलिए इसको इसको लेकर आने वाला मियां अली इशफाक है, जो कि इमरान रियाज का भाई भी समझा जाता है, उनका बड़ा करीबी दोस्त भी है, वकील भी है। मियां अली इशफाक के ऊपर आईएसआई का टाउट का इल्जाम इसलिए भी आदिल राजा की तरफ से लगाया गया है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि जो लोग लापता हो जाते हैं वो कैसे आ जाते हैं। जो एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि मियां अली इशफाक जो हैं वो आईएसआई के टाउट हैं, आईएसआई के लिए काम करते हैं। उनको पहले दिन से पता था कि इमरान रियाज कहां पर है, वो पहले दिन से जानते थे कि उनको कैसी हालत में रखा गया, उनको पहले दिन से पता था कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। और मियां अली इशफाक जो है वो आईएसआई के टाउट हैं, और उन्हें पता था कि इमरान रियाज को वो वापस ले आएंगे। वो सारी सिचुएशन से वाकिफ थे, मगर उन्होंने मीडिया को गुमराह किया, जो उनका लुब्बे लुबाब है इस पूरे शोशे का। उन्होंने मीडिया को गुमराह किया, उन्होंने सहाफी बरादरी को गुमराह किया, उन्होंने इमरान रियाज के अहल खाना को गुमराह किया, और बाद में वो एक जुर्रत का सितारा बन गए जब इमरान रियाज वापस आया। आईएसआई के साथ उनके पहले से मामला चल रहे थे हर चीज के हवाले से। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मियां अली इशफाक के ऊपर तनकीद हो रही है। तनकीद नहीं हो रही, उन्हें उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है। इमरान रियाज अगर बाजियाब हुए हैं या घर वापस आए हैं, उसके क्या मुहर्रकात हैं, क्यों उन्हें छोड़ा गया, किस तरह से वो आए, वो एक अलग कहानी है। जहां तक बात है मियां अली इशफाक की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर आईएसआई का टाउट होने का इल्जाम लगाया जाना चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि शायद अब वो इमरान रियाज की मकबूलियत को सामने रखते हुए जो आईएसआई का प्लान है कि इमरान रियाज को जो है वो बतौर इमरान खान का मुतबादिल पेश किया जाए। पहली बात तो ये है कि जो वोटर है या सपोर्टर है, इमरान खान का चाहने वाला है, जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला लोग हैं, वो इमरान रियाज की कदर तो जरूर करते हैं और उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और वो समझते हैं हमारा असासा है। मगर आप इसी इमरान खान का मुतबादिल करार दे रहे हो, ये समझ से बालातर चीज है। इमरान खान एक पॉलिटिकल आदमी, वो एक लीडर है। इमरान रियाज एक सहाफी है,
उसने अपनी सहाफत के अंदर अपनी जुर्रत कायम की, इमरान खान ने सियासत के अंदर अपनी जुर्रत का मुजाहरा किया। तो इमरान रियाज किस तरह से इमरान खान का मुतबादिल हो सकते हैं? पीटीआई के लोग ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान रियाज से मोहब्बत जरूर करते हैं, मगर इमरान खान का मुतबादिल उसे करार देना, मुझे तो लगता है कि जानबूझ के ये शोशा जो है वो लंदन से छुड़वाया गया है। इसमें मियां अली इशफाक का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो जाहिर बात है वहां से छोड़ा गया है बिना किसी वजह के। यहाँ पर किसी के फरिश्ते ने भी ऐसा शोशा नहीं छोड़ा होगा, किसी को सुनगुन नहीं होगी जो लंदन से बैठ के शुरली छोड़ दी गई है। पाकिस्तान के जो हालात वाकयात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले लोग जानते हैं। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत कदर करती हूँ, मगर वो लोग जो वहां से बैठ के अजीब किस्म की अजीब गरीब किस्म के शोशे छोड़ते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हमें उसके ऊपर कान नहीं धरना चाहिए। और खासतौर पे वो लोग जो पहले खुद मुतनाज़े हैं। मुतनाज़े आदमी की जुबान से सिर्फ मुतनाज़े ही स्टेटमेंट आ सकती है, और मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर कोई यकीन करने की ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में तो ये कहा जा सकता है कि वहां से जो ये पैगाम छोड़ा गया तो टाउट तो फिर कोई और हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये उस पॉडकास्ट को, मियां अली इशफाक को और इमरान रियाज की जो वापसी हो रही है मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर ये हमला है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कान धरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोहाट के वाले से मैं आऊंगी, मगर अब उस सियासतदान की बात करते हैं जिसने इमरान खान का साथ दिया, मगर एक वक्त पहले उसने साथ उनका छोड़ दिया, और ये नो कॉन्फिडेंस से पहले उनका साथ छोड़ा था, ये याद रहे। उनका नो कॉन्फिडेंस के बाद वो लोटा ग्रेसी वाला उनका रोल नहीं था। ये है नदीम अफजल चंद साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के पास आ गए और खान साहब के इश्क में मुब्तला हो गए। उनका हमेशा पार्टी में एक इख्तलाफ रहा, और वो इख्तलाफ उन लोगों की वजह से था जिन्होंने इमरान खान साहब को, उनकी सोच को, उनके जहन को हाईजैक किया हुआ था। और इसके ऊपर सिर्फ नदीम अफजल चंद नहीं, बहुत सारे सहाफ़ी थे जिन्होंने तनकीद की थी और ये कहा था कि इमरान खान साहब को जो है ना, वो एडवाइजर्स की नसीहत को जरा धीरे लेना चाहिए, जरा इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले उनके एडवाइजर्स उनसे करवा रहे थे जिसका जमीनी तौर पे अवाम जिसको समझ रही थी कि ये बेहतरीन फैसले नहीं है। नदीम अफजल चंद थे, वो इन्हीं वजहों से, इन्हीं वजूहात की बिना पर पार्टी से चले गए और दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। नदीम अफजल चंद के ऊपर आप किसी भी लम्हे कुछ भी तनकीद कर सकते हैं, मगर चंद साहब को जितना मैं जानती हूँ, या वो लोग जो उनके करीबी हैं जो उनको जानते हैं, वो ये समझते हैं कि वो अंदर बाहर से अपनी एक ही स्टेटमेंट रखते हैं और उसके ऊपर कायम रहते हैं। और अगर वो किसी का साथ लेते हैं तो वो एक दलील की बुनियाद पर, अगर किसी का साथ छोड़ते हैं वो भी एक दलील की बुनियाद पर छोड़ते हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है, ये अब मैं आपके सामने जो जुमला रखने जा रही हूँ, इसके अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, बड़ी गहरी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि मजलूमों और कैदियों के खिलाफ गवाही देनी नहीं चाहिए। आप जरा गौर करें, मजलूमों और कैदियों के खिलाफ गवाही नहीं देनी चाहिए। उनका यह ख्याल है कि नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर जहां पर सब कैबिनेट अरकान को बुलाया, वहां पर चंद साहब को भी बुलाया, चंद साहब ने जाके अपनी स्टेटमेंट नैब में दी है। मगर वो ये कहते हैं कि कोई अदालत के लिए मुझे बुलाए और कहे कि अदालत आओ और इमरान खान के खिलाफ गवाही दो, कहते ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मैं नहीं जाने वाला। हालांकि वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो चाहे तो जा सकते हैं, अपनी मुखालिफ जमात को शिकस्त खोर्दा करने के लिए जा सकते हैं, मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए जा सकते हैं, मगर खान साहब के खिलाफ वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं, और बाकायदा हल्फन उन्होंने कहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को बाज़मीर होना चाहिए, और बाज़मीर आदमी किसी भी सियासी जमात का हिस्सा हो, वो उसकी कदर करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब इसी पार्टी का हिस्सा थे, पीटीआई के, मगर वो अपना जमीर नहीं जगा सके, वो मैं ये कहूंगी कि बाज़मीर साबित नहीं हो सके। यही वजह है आज फवाद चौधरी साहब जिस हाल में है वो नजर आ रहा है। जो लोग अपने नजरिए के साथ खड़े रहते हैं, फिर कोई चट्टान भी उनका हौसला नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती। फवाद चौधरी साहब अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अपने नजरिए के साथ खड़े नहीं हो पाए, झुक गए। मगर आज फवाद चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, केसेस भुगत रहे हैं, पेशियां, और आज उनकी हालत है जो आप लोगों ने उनके वीडियोस देखे होंगे, बुरे हालात में है फवाद चौधरी साहब। और वो कहते हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में मैं झूठे केसेस भुगत रहा हूँ। इन केसेस से बचने के लिए फवाद चौधरी साहब, आपने स्टेटमेंट इमरान खान और पीटीआई के अगेंस्ट दी थी, और सर झुकाकर आप तरीन साहब के कैंप में जाकर बैठ गए थे, उनके बेंच पे बैठ गए थे।
آج آپ کیسز بھی بھگت رہے ہیں اور آپ کو شرمندگی بھی ہو رہی ہے، مگر وہ جو ایک ضمیر ہوتا ہے نا، وہ ایک لمحے کے لیے جاگتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کا ضمیر جاگے گا تو اب ظاہر سی بات ہے یہی ایک رد عمل آئے گا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اب شرمندہ ہیں، اب ان کو کون قبول کرے گا، عوام اور بھی زیادہ آپ کے بارے میں برا سوچتی ہے۔ اور میرے لیے حیران کن طور پہ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، مگر فیصل چودھری دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو مجھے نہیں پتا، مگر صحافی ہیں منصور علی خان، انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ جو ان کے پاس اطلاعات ہیں فیصل چودھری میں اور جو ہبا چودھری ہیں فواد چودھری کی اہلیہ، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ ٹسل چل رہی ہے۔ اور فیصل چودھری جو ہے وہ گوہر خان صاحب سے ملے ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جہلم کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی کا جہلم کے اندر جو ایک ممبر تھا وہ منحرف ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جہلم سے جو کینڈیڈیٹ ہوں وہ فواد چودھری صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب کے بھائی ہوں فیصل چودھری صاحب، اور آزاد حیثیت میں ان کی بیگم جو ہے فواد چودھری کی اہلیہ جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گی۔ تو یہ گھر کے اندر جو ہے نا یہ جھگڑا بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کے ساتھ ہمیں فیصل چودھری ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہیں بھی عدالتوں میں پیشیوں پہ نظر نہیں آ جاتے۔ اب آ جاتے ہیں گجرات کے اوپر، جو گجرات کے اندر چودھریوں نے بھی ٹکا کے زور لگایا، چودھری شہزاد صاحب نے بھی، ان کے اہل خانہ نے، ان کی پوری پارٹی نے ٹکا کے زور لگایا، اور کچھ زور ٹکا کے مسلم لیگ نون نے لگایا۔ اس کے جلسے میں گجرات میں جو جلسی ہوئی ہے وہ بڑی شرمندہ کرنے والی تھی۔ مطلب جس طرح سے مریم بی بی کو لے کر جایا جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک مہندی کا فنکشن ہے، چلیے چھوڑ دیجئے، اپنی اپنی ایک پسند ناپسند ہے۔ تو جب مریم بی بی کو جس طرح سے خرم دستگیر ان کے ہمراہیوں لے کر جایا جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا دیکھنے میں کہ ایک عوام کا سمندر ہوگا گجرات میں، اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہوئی تھی اور زبردست ماحول تھا۔ مگر وہ زبردست ماحول پنڈال سے کے راستے تک کا تھا۔ جیسے پنڈال کی طرف آپ نے دیکھا، آپ نے آنکھ اٹھائی تو آپ کو پتا چلا یا تو بندہ بشر ہی نہیں ہے۔ جو آئے ہوئے تھے وہ بھی تتر بتر ہو رہے تھے، بہت سارے لوگ واپس جا رہے تھے، کرسیاں بہت ساری خالی تھیں، اور جو لوگ وہاں پر کھڑے بھی رہے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ جو وہاں پہ سروے ہوا، لوگوں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی ساڈا ووٹ خان دا، عمران خان کا ووٹ ہوگا۔ یہ گجرات کی صورتحال بتا رہی ہوں جہاں پر چودھریوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا تھا گجرات میں جلسہ کر لو، تو اس کا یہ حال ہوا۔ کوہاٹ کے اندر بچپن میں نے بھی بڑے میلے ٹھیلے دیکھے ہیں، اور یقیناً مجھے سننے والوں نے بھی میلے ٹھیلے دیکھے ہوں گے۔ کوہاٹ کے جو مناظر تھے ان کو دیکھ کے مجھے، جو پی ٹی آئی کے کنونشن کے مناظر تھے ان کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ٹولیوں کی شکل میں میلے ٹھیلے دیکھنے لوگ جاتے ہیں اور چہروں پر خوشی ہوتی ہے، کسی نے اپنے بچوں کو کندھے پہ اٹھایا ہوتا ہے، کوئی گود پہ آیا ہوتا ہے بچہ، سائیکل پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان موٹر سائیکلوں پہ ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھوں میں انہوں نے باجے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ یہ میلے ٹھیلے کا ایک سما ہوتا ہے۔ جو پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن کوہاٹ کے اندر ہوا ہے وہاں پہ عوام کا سمندر تھا، اور جن راستوں سے یہ کنونشن گزرا ہے، جن راستوں سے لوگ آ رہے تھے، وہاں دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت کا ہی کنونشن ہو جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دیکھ کے کہ لوگ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں اس اپنی خوشی کو بانٹنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے خاص مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کوہاٹ میں جس طرح سے گڑھے کھودے گئے، پتھر ڈالے گئے، کنٹینر رکھ کے راستے بند کیے گئے، تو عوام نے یہ اپنے 2 ہاتھوں کا استعمال کیا اور راستوں کو کلیئر کیا اور نکل گئے۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جس طرح سے سمندر اپنا راستہ نکال لیتا ہے، پانی اپنا راستہ نکال لیتا ہے، عوام کا سمندر بھی اپنا راستہ نکالنا جانتا ہے کہ ان کو کن راستوں سے ہو کے گزرنا ہے۔ تو یہ تو کوہاٹ کے منظر تھے۔ باقی اب دیکھتے ہیں کہ شام تک مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اور باقی ایک آخری بات جاتے جاتے کہ جو لندن سے بیٹھ کے خبریں آتی ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوں، یا چاہے وہ کسی اور ولاگر کی ہوں، تو میرا خیال ہے شوشوں پہ آپ لوگ کان نہ دھریں اور نظر رکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔